हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकेली और यह कहानी लिखित है मन्नू भंडारी जी द्वारा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को पढ़ते समय सबसे पहले कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम पहले मन्नू भंडारी जी के बारे में जानते हैं। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि कहानीकार हैं। इनके साहित्य में नारी जीवन से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व सांस्कृतिक समस्याओं का मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है। इन्हें मानव मन तथा मानव व्यवहार की सूक्ष्मता का अत्यंत गहन व प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त है। यही कारण है कि इनकी कहानियाँ पाठक वर्ग के मन को न केवल छूती हैं अपितु उसे कुदेरती भी हैं। यहाँ पर कुदेरती नहीं होगा, कुरेदती भी हैं। इन कहानियों में कोई न कोई समस्या एक मूलभूत प्रश्न बनकर समाज के व्यवहार पर आघात करती हैं। इनकी कहानियों में परंपराओं, मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़ियों तथा अनर्गल विश्वासों के प्रति सहज व सकारात्मक विद्रोह झलकता है। इनकी दृष्टि आधुनिक संसार का कुशल चित्रण करती हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि। तो हमें यह पता चल रहा है कि मन्नू भंडारी जी जो हैं वो एक नई कहानी आंदोलन की कवि हैं, कहानीकार हैं और इनकी कहानियों में मुख्य रूप से नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण मिलता है। इन्हें जो है मानवीय मन, उनकी भावनाओं का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है। इसलिए जब ये कहानी लिखती हैं तो उसमें मानवीय मन के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कोने हैं उसे झांक कर देख लेती हैं और उसे ही अपनी रचना में लिखती हैं, जिससे उनके पाठक जो है वो उस कहानी से जुड़ पाते हैं, उस कहानी को समझ पाते हैं। इसके अलावा इनकी कहानियों में जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका चित्रण किया जाता है और इनकी कहानियों में अनर्गल विश्वासों के प्रति एक विद्रोह दिखाई देता है। इनकी कुछ कहानी संग्रह भी है, जैसे मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। आइए बच्चों, अब हम कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो कहानी है अकेली शीर्षक कहानी है, वह मन्नू भंडारी की बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक कहानी है। आप ये शब्द ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जिसमें एक अकेली नारी के मानसिक, संसार व सामाजिक व्यवहार का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। यानी कि जब कोई नारी अकेली होती है, कोई औरत अकेली होती है, तो उसका व्यवहार समाज में कैसा होता है, उसका संसार कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है। सोमा बुआ के रूप में एक परित्यक्ता का वर्णन किया गया है। परित्यक्ता का अर्थ है त्यागी हुई, ठीक है, जिसका पति पुत्र की मृत्यु के बाद सन्यासी होकर हरिद्वार जा बैठता है और वर्ष में केवल 1 मास के लिए घर आता है। इस मास में सोमा को मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता है। उसका दैनिक स्वभाव व व्यवहार बदल जाता है, फिर भी वह अपना जीवन आसपास की दुनिया में लोकहित कार्यों में व्यस्त करती जाती है। भाषा सुसंस्कृत व पात्रानुकूल है। लोक जीवन से जुड़ी शब्दावली कहानी के शिल्प को समृद्ध बनाती है। तो ये जो कहानी है अकेली, वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें सोमा बुआ के चरित्र का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि सोमा बुआ के एकमात्र पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पति जो है वो घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। पूरे साल भर में केवल 1 महीने के लिए वो घर आते हैं और उस 1 महीने में भी सोमा बुआ को काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है और इसी समय में सोमा बुआ के व्यवहार आदि का बदला हुआ स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इस कहानी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा बहुत ही सुसंस्कृत और पात्र के अनुकूल है। इसके अलावा लोक जीवन का बड़ा ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों, हम इस कहानी के सारांश को पढ़ते हैं। आप पूरी कहानी को पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कहानी के सारांश को समझ लेते हैं छोटे में। तो देखिए, सोमा बुआ अकेली परित्यक्ता नारी है, यानी कि त्यागी हुई नारी है। इकलौते बेटे हरखू, उनके बेटे का नाम है हरखू, ठीक है। हरखू की मौत हो जाने से सोमा बुआ को गहरा आघात लगा।
उनके पति पुत्र वियोग के संदर्भ में पली घर बार छोड़कर सन्यासी होकर हरिद्वार जा बैठे। वे वर्ष में केवल 1 मास के लिए घर आते हैं। उनके स्नेहहीन व्यवहार से सोमा बुआ के मन में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उनकी दैनिक गतिविधियों पर सन्यासी जी अंकुश लगा देते हैं। उनका आस पड़ोस के लोगों से मिलने जुलने पर नियंत्रण हो जाता है। इस 1 मास में सोमा बुआ को मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता है। यहाँ पर सोमा होगा, ठीक है। उनका दैनिक स्वभाव बदल जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सोमा बुआ एक अकेली त्यागी हुई परित्यक्त नारी हैं। उनका एकमात्र बेटा था हरखू, जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से सोमा बुआ को तो गहरा आघात लगता ही है, साथ ही उनके जो पति होते हैं वे भी घर बार छोड़ के हरिद्वार जाकर सन्यासी हो जाते हैं। वो पूरे साल भर में केवल 1 महीने के लिए अपने घर आते हैं और उस 1 महीने में भी वो सोमा बुआ पर अंकुश लगाते हैं। उन्हें अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने नहीं देते हैं और जिसके कारण सोमा बुआ को काफ़ी मानसिक कष्ट होता है, परेशानी होती है, जिसके कारण उनका स्वभाव भी बदल जाता है। आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखिए, इन दिनों सन्यासी जी आए हुए हैं। सोमा बुआ राधा भाभी को बतलाती है कि कल किशोरी लाल के बेटे के मुंडन पर वह बिना बुलाए चली गई थी। इसी कारण सन्यासी जी से कहा सुनी हो गई। यानी कि सोमा बुआ जो है वो राधा भाभी को बता रही हैं कि किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था और बिना बुलाए चली गई, इसीलिए उनके जो पति है, सोमा बुआ के जो पति हैं सन्यासी जी, उससे कहा सुनी यानी कि झगड़ा हो गया। सोमा बुआ किशोरी लाल के घर जाकर गुलाब जामुन बनाकर उनकी इज्जत रख ली, क्योंकि पहले बहुत कम गुलाब जामुन बनी थी। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि सोमा बुआ का जो स्वभाव है वो मदद करने वाला है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद भी करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, बुआ किशोरी लाल को अपने बेटे के समान समझती थी, इसलिए बिना बुलाए चली गई। 1 सप्ताह बाद सोमा बुआ ने सन्यासी जी से कहा कि देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। देवर के नाते वे समधी लगते हैं, वे आपको भी अवश्य बुलाएंगे। किंतु सन्यासी जी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न किए। सोमा बुआ सोचती है कि देवर जी के मरे 25 वर्ष हो गए, उसके बाद कोई संबंध न रहा, इसलिए बुलावा आएगा या नहीं। घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम तो समधिन हो, अतः अवश्य बुलावा आएगा। विधवा ननद ने कहा कि लिस्ट में सोमा बुआ का नाम है। तो हमें पता चलता है कि सोमा बुआ के जो देवर रहते हैं, देवर के यहाँ किसी लड़की की, मतलब ससुराल वालों की, देवर के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के हुआ था, जिससे इन लोगों को लग रहा था कि वहाँ से बुलावा जरूर आएगा। सन्यासी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुलावा आए चाहे मत आए, परंतु सोमा बुआ को बहुत ही आशा रहती है कि जरूर बुलावा आएगा। और सभी लोग कहते भी हैं, राधा भाभी भी कहती है, इसके अलावा उसकी जो बड़ी लोग रहते हैं वहाँ पर, वो लोग भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो बुलावा जरूर आएगा, लिस्ट में तुम्हारा पहला नाम है। सोमा बुआ राधा भाभी से विवाह में जाने और उपहार ले जाने के विषय में परामर्श करती है, यानी बातचीत करती है। राधा भाभी से बातचीत करती है कि विवाह में कैसे जाएंगे, क्या उपहार लेके जाएंगे, बातचीत करते हैं। बुआ 5 रुपए तथा मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी लाकर राधा भाभी को देती है, जिससे वह जो ठीक समझे खरीद ले, ताकि शोभा और सम्मान बना रहे। सन्यासी जी बार बार ताकीद देते रहे कि बिना बुलावा के वह कदापि ना जाए। शाम को राधा भाभी ने सोमा बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दी। देखकर बुआ प्रसन्न हो उठी। यानी कि सोमा बुआ जो सामान उसे देती है, अंगूठी वगैरह जो देती है और कहती है ना कि इससे जो उचित समझे वो खरीद लो, तो उस सामान से वो जाकर उसके लिए क्या होता है, एक सिंदूरदानी, साड़ी, ब्लाउज, कपड़ा लेकर आती है कि जब तुमको बुलावा आएगा तो जाना, ठीक है। बुआ ने अपनी सफ़ेद साड़ी पीले रंग में रंग कर मार देकर सुखा डाला, चूड़ियाँ भी पहन ली। एक नई थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल, थोड़े से बतासे सजा लिए। अब बुआ बुलावा की प्रतीक्षा करने लगी। फिर राधा भाभी से बोली, 5 बजे का मुहूर्त है, 4 बजे तक जाऊंगी। छत पर खड़ी होकर बुआ बुलावा की प्रतीक्षा करती रही। 7 बज जाने पर राधा भाभी ने कहा, यहाँ राधा होगा, ठीक है, राधा भाभी ने कहा,
बुआ क्या कर रही हो? भोजन नहीं बनाओगी? सोमा बुआ नीचे जाकर सारी सामग्री एक संदूक में रख दी, बुझे दिल से अंगीठी जलाने लगी। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो सोमा बुआ प्रतीक्षा करती ही रहती है कि उन्हें कोई बुलावेगा, लेकिन उन्हें कोई बुलावा नहीं आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि समाज में एक अकेली रहने वाली स्त्री को लोग किस तरीके से देखते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। सोमा बुआ के साथ यही होता है। हालांकि सोमा बुआ बहुत ही अच्छे दिल की हैं, वो सबकी मदद करती हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार भी होती हैं, परंतु उन्हें बुलावा ही नहीं आता है, इसलिए वो बेचारी जा नहीं पाती हैं। तो इससे हमें समाज की मनोस्थिति का पता चलता है कि समाज महिलाओं को किस तरीके से देखता है और किस तरीके से महिलाओं को, जो अकेली महिला हो रह जाती है, उसे किस तरीके से मानसिक कष्ट को सहना पड़ता है। आशा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।